मंदिर मंदिर बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बीएड प्रथम वर्ष का ये टॉपिक है और इसमें है, मैंने आपको पहले भारतीय संविधान के जो अधिकार हैं उनका अर्थ बता दिया था। आज जो टॉपिक है आपका वो है भारतीय संविधान के मूल अधिकार। जो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं वो है आज। तो सबसे पहले मैंने इसमें मूल अधिकारों के महत्व को जोड़ा है कि मूल अधिकार के महत्व क्या हैं। मूल अधिकार तो होते हैं, उनके महत्व क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला है, मौलिक अधिकारों को मूल विधि या संविधान में स्थान प्रदान किया जाता है। मूल अधिकार मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। जो मूल अधिकार हमारे हैं उनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। जब संविधान हमारा बन रहा था तो संविधान वेत्ताओं ने मूल अधिकारों को जोड़ा था। तो मौलिक अधिकारों को मूल विधि, विधि यानी कानून, ठीक है, विधि, मूल विधि, विधि यानी कानून या संविधान में स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आपका पहला है, महत्व बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा है, इन्हें संविधान संशोधन की विशिष्ट विधि द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन यानी 3 तरह के संविधान संशोधन होते हैं हमारे। उन 3 तरह के संविधान संशोधन में एक तो सामान्य रूप से होते हैं, एक विशिष्ट और एक विशिष्ट सामान्य मिलाकर संविधान संशोधन होते हैं। 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, जिसमें तीसरे प्रकार का जो संविधान संशोधन है उसमें संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं, जो राज्य की विधानसभाओं, उनकी भी स्वीकृति ली जाती है। तो अगर मूल अधिकारों में परिवर्तन होगा ना तो संविधान संशोधन के तीसरे अधिकार द्वारा होगा। मतलब संविधान संशोधन का ये जटिल अधिकार है। अगर मूल अधिकारों में परिवर्तन होगा तो बहुत जटिलता है। देखिए, आपने केशवानंद भारती विवाद, सज्जन सिंह विवाद द्वारा ये बार बार परिवर्तित हुए थे शुरुआत में। तो इसकी प्रक्रिया है, इसमें बताया गया इन्हें संविधान संशोधन की विशेष विधि द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यानी विशेष प्रक्रिया है इसकी कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राज्यों की विधानसभाओं द्वारा ही इसको परिवर्तित किया जा सकता है। यानी इन मूल अधिकारों में परिवर्तन करना बहुत ही कठिन है। हर किसी भी विधानसभा की स्वीकृति प्रदान नहीं है, किसी भी संसद के किसी सदन की स्वीकृति प्रदान नहीं है, तो मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है बहुचन गर्ल्स, आगे है तीसरा है, इनका राज्यों द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ठीक है, सीधी सी बात है, जब ये कानून प्रदत्त हैं तो कोई भी राज्य ये नहीं कैसे हमें झुठला सकता कि भाई ये अधिकार तुम्हारा नहीं है। तो ये न्यायोचित हैं, ये राज्य द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधा किस में चले जाएंगे? न्यायालय में चले जाएंगे। चौथा है, मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। इनके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि मौलिक अधिकार प्रजातंत्र यानी हम भारत के लोग, जब उपदेश का स्टार्ट होती है तो उसमें पहले ही लिखा रहता है कि हम भारत के लोग यानी सारे सर्वोच्च शक्ति भारत के लोग ही हैं। तो मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है, ये बात आप जानते हो। इसके बिना हम लोगों की कल्पना नहीं कर सकते, व्यक्ति के व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। इनके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास मूल अधिकार नहीं है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, चाहे समानता का अधिकार नहीं है, चाहे शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है आदि, तो इसके बिना हमारा सर्वांगीण विकास, कैसा भी विकास संभव नहीं हो सकता। 5वां पॉइंट है, मौलिक अधिकारों को न्यायोचित सुरक्षा भी प्राप्त होती है। यानी न्यायालय में हम जा सकते हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। इनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने से नागरिक न्यायालय का शरण प्राप्त कर सकता है। मैं आपको बार बार यही बात, पहले मूल अधिकार जो मैंने अर्थ बताया था उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि
मौलिक अधिकारों को न्याय से सुरक्षा भी प्राप्त होती है। इनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय में संरक्षण प्राप्त कर सकता है। यानी अगर किसी भी मौलिक अधिकार का, हमारे स्वतंत्रता का, हमारी समानता का, हमारे धर्म का, हमारी लिपि का, संवैधानिक उपचारों का, शोषण का, धार्मिक स्वतंत्रता का जो भी अधिकार हैं, अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। आगे है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अब मैं मौलिक अधिकारों की बात करूंगा। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी बात करूंगा। देखिए 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 7 प्रकार के थे। 1979 के संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और ये 300A में जोड़ दिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है। अब जो प्रेजेंट में है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार है, इसे भारत के संविधान के भाग 3 में, स्टूडेंट ये याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भाग 3 मौलिक अधिकार किस में है, संविधान के भाग 3 में है। ये भाग 25 तक हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं, तो ये भाग 3 में आते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं। और अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान लेंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 12 से 35 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मैं आपको बता चुका हूँ, परंतु 44 में संविधान संशोधन 1979 द्वारा, ठीक है, 44 में संविधान संशोधन, कहीं पे 1978 भी लिखा हुआ है, कहीं पे 1979 भी लिखा हुआ है, तो मैं ऑथेंटिक किताब से आपको लिया है। ये संविधान के संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था, जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब उसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। ये भी मैं आपको बता दूं कि उसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब यह केवल कानूनी अधिकार है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हम बात करेंगे 6 मौलिक अधिकारों की। तो सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, इसमें दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें अपनी टिप्स पर, उंगलियों पर याद होनी चाहिए, भारत के मौलिक अधिकार, क्योंकि ये व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं और संविधान में हमारी स्थिति को दर्शाते हैं कि भारत के लोगों में कितनी शक्ति है। भारत के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कितनी शक्ति लगा सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये अधिकार हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने डिटेल से इसमें भी बताया है कि कौन सा समानता का अधिकार है, कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन सा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, संविधान उपचार अधिकार। मैंने सब आपको डिटेल से बताया है जो आगे की स्लाइड में है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता के अधिकार, सभी के लिए समान अधिकार। समानता का अधिकार कहता है कि सभी के लिए समान अधिकार। तो किसमें है, अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है स्टूडेंट, अनुच्छेद 14 से 18 में पहला ही आता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि चाहे आम नागरिक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून के समक्ष समान है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समता से तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधियों के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन? राज्य। हमारे भारतीय संविधान में ये साफ कहा गया है कि हम सभी लोग विधि के यानी कानून के समक्ष समान हैं। कानून
इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेगा। अगर मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी अगर अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समान है। उसको भी वही दंड मिलेगा जो एक आम नागरिक को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। अगला है 15वां, धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी धर्म, मूल, वंश, जाति तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम बात करें तो अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सब नागरिकों को, देखिए इसमें बताया गया है, सब नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, तालाबों, सड़कों आदि का प्रयोग करने का समान अधिकार होगा। यानी धर्म, मूल, वंश, जाति यानी हम अनुसूचित जाति जनजाति के आधार पर, ये भाई SC का है, ये ST का है, ये दलित है, तो इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसके आधार पर धर्म, मैंने बोला धर्म, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी धर्म है। मूल वंश, मूल के आधार पर ये जाति हमारी जो बनाई गई हैं, मूल वंश जाति, या जन्म स्थान के आधार पर, कोई बैकवर्ड एरिया है, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भेदभाव इस प्रकार से नहीं किया जाएगा कि कहीं भी कोई भी दुकानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, भोजनालयों पर, होटलों पर कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी मूल वंश का इंसान जा सकता है और अपना कार्य कर सकता है। जो भी उसका कार्य है उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव किया जाएगा तो वो अधिकारों का उल्लंघन होगा, वो न्यायालय में जा सकता है। ये आपके बारे में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट। आगे है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। इसमें लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता के बारे में बताया गया कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी पद पर यानी चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सरकारी पद पर अगर वो मेरिट में आता है तो उसको समान अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है। इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए, आप इसमें भी अपवाद है, मैं आपको इसमें भी अपवाद बता दूं। इसमें भी अपवाद क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको आरक्षण इसमें दिया गया है, तो ये अपवाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये अपवाद की श्रेणी में आता है। उनको भी अनुसूचित जाति जनजातियों को अलग से आरक्षण दिया गया है। एक तरफ सभी को समान माना गया है। देखिए हमारी भारतीय संविधान की कैसी विडंबना है, मैं आपको बता दूं। एक तरफ सभी को समान माना गया है, एक तरफ से ये कहते हैं कि समानता का अधिकार है, मूल वंश, जाति, धर्म के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये संविधान बात करता है जो आरक्षण मिला हुआ है जाति, अनुसूचित जाति जनजाति को, वो क्या है? वो एक तरह से भेदभाव ही तो है, जाति, मूल वंश, धर्म का भेदभाव ही तो है। लेकिन हम इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि SC ST को आरक्षण मिला हुआ है, संविधान के द्वारा मिला हुआ है, तो हम कोई भी आपत्ति नहीं उठा सकते। तो ये नियोजन के अधिकार है, नियोजन के यानी नौकरी के समक्ष सभी को समानता का अधिकार है। 17वां है अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। इसका किसी भी रूप में आचरण निश्चित किया जाता है। यानी निश्चित यानी निषिद्ध, निश्चित लिखा हुआ है उसमें, किसी तरह का आचरण निषिद्ध किया जाता है। निश्चित नहीं है, ये निषिद्ध है, टाइपिंग में गलती हो गई है, निषिद्ध किया जाता है। यानी अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्युक्तता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अस्पृश्यता यानी पहले कोड़ हो जाता है ना, किसी को कोड़ हो जाता है तो उससे दूर रहना, उससे बात नहीं करना, भेदभाव की नीति रखना। तो सरकार ने संविधान में ये जोर दिया गया है कि छुआछूत की भावना हमारे संविधान में नहीं आनी चाहिए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना, इसको मैं अगर हिंदी में समझाऊं, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना, छुआछूत की भावना इसमें
नहीं आनी चाहिए कि इस छुआछूत की भावना का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और ये बार बार हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किस मौलिक अधिकार से है। तो आपको आना चाहिए कि अस्पृश्यता का अधिकार अनुच्छेद 17 के अनुसार है। एक अधिकार मैं इसमें भूल गया हूँ, अनुच्छेद 18 है, मैं आपको मुँह ज़बानी बता देता हूँ, मैंने स्लाइड में नहीं लिखा। उपाधियों का अंत 18वां है, उपाधियों का अंतर। अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना तथा विधा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी सेना संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये हमारे अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेशी राज्य की कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी मतलब आप फिलहाल में धीरे बोल लो यार। ठीक है, तो हम अगर बाहर से कोई उपाधि लेता है कोई भी, तो उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति होना चाहिए। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, इस स्लाइड में नहीं लिख रहा है, मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या है कि उपाधियों का अंत आप लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, ध्यान नहीं रहा मेरे को। अनुच्छेद 18 जो कि समानता का अधिकार है 14 से 18 में, उसमें 14, 15, 16, 17 हो गया। 18वां अधिकार है जो उपाधियों का अंत है। अगर कोई भी नागरिक बाहर से उपाधि लेता है, बाहर से कोई भी किसी को उपाधि मिलती है यानी विदेश से, तो उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी ज़रूरी होती है। और राज्य जो उपाधि देगा वो सेना तथा विधा से संबंधित उपाधियाँ ही देगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं स्वतंत्रता का अधिकार। देखो अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद यहाँ पे डैश लगाना भूल गया मैं, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब अनुच्छेद 19 में आता है कि वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो आता है उसमें नंबर 1 कै बोलेंगे, कै या एक, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए मनुष्य को, जैसे मैं भी हूँ बोल रहा हूँ, तो मेरे भी विचार, आप भी अपने विचार रख सकते हैं, आप भी अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं। दुनिया का मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति है अपनी विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है, यानी प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता आ जाती है। जो हमारे समाचार चैनल चलते हैं, आज तक, जी न्यूज़, जो भी है, उसमें मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इसमें ही आ जाती है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। हम कहीं भी भारत के किसी भी हिस्से में शांतिपूर्ण यानी शांति रूप में सम्मेलन कर सकते हैं। कोई भी हम तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण रूप में सम्मेलन कर सकते हैं। ये भी हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगर हम इस शांतिपूर्ण का उल्लंघन करते हैं, उपद्रव के हिसाब से सम्मेलन करते हैं, तो वो मूल अधिकारों का हनन होगा। तीसरा है संघ व परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ यानी संघ एक तरह से झुंड कह लो। संघ यानी एक तरह से हमारा जो हमारा SS जो भी शिवसेना संगठन है, SSC संगठन है, यानी किसी भी संघ बनाने की हमें स्वतंत्रता है। संघ और परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता है। हम अपना कोई भी संघ बना सकते हैं, या कि जैसे ये NGO संस्था भी हैं, एक तरह से संघ ही मानी जाती हैं। NGO संस्था जैसे लुपिन वगैरह संस्था एक तरह से संघ है ये। और ये शिवसेना जो है, जो ये भी एक तरह से RSS है, मैं RSS की बात करूँगा, RSS भी एक संघ है। तो संघ बनाने की भी हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता दे रखी है। संघ और परिसंघ भी हम बना सकते हैं। ठीक है,
चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, यानी घूमने यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप भी कहीं भी जा सकते हैं, केरल जा सकते हैं, कर्नाटक जा सकते हैं, यहाँ तक अंडमान निकोबार भी जा सकते हैं। अंडमान निकोबार में थोड़ी सी रोक लगी हुई है क्योंकि वहाँ की जो एक प्रजाति है वो लुप्त होने के कगार में है। तो आम लोगों को उस क्षेत्र विशेष में जहाँ जो जाति लुप्त होने के कगार में वहाँ नहीं जाने दिया जाता, तो ये अपवाद स्वरूप में है। वैसे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी हम घूम सकते हैं, भ्रमण करने जा सकते हैं। आप भी देखते हैं गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, अब तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो साहब हम भी घूमने चले जाते हैं, आप लोग भी घूमने चले जाते हैं, और कॉलेज का टूर वगैरह भी जाता रहता है। लेकिन अब लॉकडाउन लगा हुआ तो कैसे जाएँ, ठीक है। पाँचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ये भी बात निश्चित कि अगर मध्य प्रदेश में अगर हमारा रोज़गार लग जाता है, मध्य प्रदेश में हमारी नौकरी लग जाती है, यूपी में हमारी नौकरी लग जाती है, या किसी भी राज्य में हमारी नौकरी लग जाती है, मान लो असम में लग गई, अरुणाचल प्रदेश में लग गई, आंध्र प्रदेश में लगी, तो हमें वहाँ पर जाने की, निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता है। मतलब हमारे भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता दी गई है, एक ही नागरिकता दी गई है, इकहरी नागरिकता दी गई है कि भारत में कहीं भी कोई जा सकता है, निवास कर सकता है और बस सकता है, यानी रह सकता है। छठा है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये भी निश्चित बात है। अब तो पहले तो जम्मू कश्मीर पर रोक थी, अब तो जम्मू कश्मीर भी खोल दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स कि अब तो जम्मू कश्मीर में भी आम नागरिक जा सकता है और कारोबार कर सकता है। तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में हम कारोबार कर सकते हैं, हम अपनी कंपनी लगा सकते हैं, हम वहाँ ज़मीन ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ 19 के अंतर्गत ये 6 हैं। इसमें एक 7वीं आती थी संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया है, वो 300A में कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में ये 6 स्वतंत्रता आती हैं। अब अनुच्छेद 20 की हम बात करें कि अपराधों के विषय में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता है, कोई व्यक्ति अगर अपराध कर देता है तो क्या है कि अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब विद्यमान कानून का उल्लंघन करता हो, यानी वो वर्तमान में जो कानून का उल्लंघन कर रहा हो उसको दंडित किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, इसमें भी निश्चितता की गई है। यानी अनुच्छेद 20 है जो हमारा, अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान की गई है। दोष सिद्धि अगर किसी पर भी दोष सिद्ध हो जाता है तो देखो सुरक्षा प्रदान कैसे की गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, तभी दंडित किया जाता है जब वर्तमान कानून का उल्लंघन करता हो। ये तो मैंने आपको लिखा है कि वर्तमान कानून का उल्लंघन करता हो, कोई भी जो वर्तमान में कानून चल रहा हो, जो भी हमारे वर्तमान में कानून चल रहा हो उसी के अंतर्गत उसे दंड दिया जाएगा। यानी वर्तमान में हमारे फांसी का अगर कानून नहीं है तो उसे फांसी नहीं दी जाएगी। वर्तमान में जो कानून है, वर्तमान में एट प्रेजेंट में जिस पे दोष सिद्धि हुआ है उस पे वर्तमान के अकॉर्डिंग ही कानून लागू किया जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, यानी अगर किसी ने एक अपराध किया है तो उसे एक बार ही दंड दिया जाएगा, बार बार दंड नहीं दिया जाएगा। व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। अपने मतलब अपने विरुद्ध आपकी जज कहे कि आप अपने विरुद्ध बोलो, आप अपने विरुद्ध नहीं बोल सकते, ऐसा दबाव नहीं बनाया जाएगा। वह अपनी मर्जी से अपना वकील कर सकता है, वह अपनी मर्जी से बोल सकता है, जो भी घटना है उसके बारे में बता सकता है, अपना वकील कर सकता है। ये हमारे दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 में बताया गया है। आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा कि दोष सिद्धि क्या है। दोष सिद्धि है कि जो भी वर्तमान कानून है उसी के अंतर्गत ही सज़ा सुनाई जाएगी और अपने विरुद्ध किसी कैंडिडेट को अपने विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा बोलने के, ये दोष सिद्धि का है, ठीक है। और 21वां है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए ये बड़ा मोस्ट है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है
कि जब आपातकाल लागू हो जाता है ना, जैसे कोई भारी आक्रमण हमारे देश में हो जाता है, तो ये सारे अधिकार हैं, देखिए ये सारे अधिकारों पर भी प्रतिबंध लग जाता है। आपातकाल की स्थिति में इन सारे अधिकारों पर बोला गया, हम कह रहे हैं ना, हमको अधिकार मिले हुए हैं साहब, हमको अधिकार मिले हुए हैं, ये न्यायोचित हैं, हम कानून में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपातकाल लगा हुआ है हमारे देश में अगर कोई भारी देश ने आक्रमण कर दिया है या किसी राज्य क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहाँ पर ये अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा रोक दिए जाते हैं। राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा रोक दिए जाते हैं। उसमें से सिर्फ ये एक अधिकार है जो हमें मिला हुआ होता है, ठीक है। जब आपातकाल लागू होता है तो इसमें सिर्फ एक ही अधिकार है जो हमें मिला हुआ होता है, वो है प्राण व देहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हमारा जो प्राण और देहिक स्वतंत्रता है ना, इसको कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसको आपातकाल में भी लागू किया जाता है। ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आता है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो आपातकाल में भी लागू रहता है। तो आपको पता होना चाहिए, प्राण व देहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो आपातकाल में भी लागू रहता है, ठीक है। आगे है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 व निरोध से संरक्षण, ये बार नहीं है, ये वाह है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 से। यानी ये क्या कहता है, अनुच्छेद 22 के अनुसार, मैंने इसमें डिटेल्स नहीं डाली है पर मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 22 के अनुसार व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जीवन तथा स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जो भी कानून है उसी के अंतर्गत सज़ा दी जा सकती है, कानून के विपरीत सज़ा नहीं दी जा सकती है, और उसे जीवन तथा स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता जिसमें भी दोष सिद्धि हो गई है, ठीक है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। यानी जज, अगर किसी ने भी दंड किया है, किसी ने भी अपराध किया है, चोरी चकोरी जो भी अपराध है, जो भी हमारे मूल अधिकार को हनन होता है, जो भी अपराध किया होता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष सामने आना पड़ेगा, न्यायाधीश के सामने आना पड़ेगा। दंडाधिकारी यानी न्यायाधीश की अनुमति के बाद ही उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जा सकेगा। यानी न्यायाधीश कहेगा तभी उसको जेल में रखा जाएगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति को वकील से परामर्श करने का अधिकार है। मैंने आपको पहले भी उसमें बताया गया है 20 में दो स्थिति के अधिकार के संरक्षण में, मैं इसमें भी बता देता हूँ। अनुच्छेद 22 में बंदी बनाए गए व्यक्ति को वकील से परामर्श करने का अधिकार है, ठीक है। बंदी बनाए जाने के कारणों का यथाशीघ्र बताया जाए, ठीक है। अगर पुलिस ने कोई भी व्यक्ति बंदी बना लिया है तो न्यायाधीश के समक्ष पुलिस वालों को यथाशीघ्र उसका कारण बताना होगा कि इस कारण हमने इसको गिरफ्तार किया है, ठीक है। जो भी पुलिस गिरफ्तार करती है किसी को, उसका न्यायाधीश के समक्ष उसे न्यायाधीश के समक्ष बताना होगा, और वो भी 24 घंटे के अंतर्गत, ठीक है। ये अधिकार भारत में निवास करने वाले, देखिए ये मैं आपको लाइन बता देता हूँ, ये बहुत मोस्टली लाइन है। ये अधिकार भारत में निवास करने वाले विदेशी शत्रु या निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। यह अधिकार भारत में निवास करने वाले विदेशी शत्रु या निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। निवास करने वाले विदेशी शत्रु या निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत, निवारक निरोध के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, देखिए अधिकार विदेशियों पर लागू नहीं होगा। शत्रु या निवारक निरोध में आपको बता दूं कि निवारक निरोध से तात्पर्य है या आपके देखो मैंने इतनी डिटेल्स नहीं डाली है, वैसे मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया इसमें। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण में आप अनुच्छेद 22 में मैं आपको बता रहा हूँ कि निवारक निरोध कानून क्या होता है
निवारक निरोध से तात्पर्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी से है कि ठीक है, हमने कोई कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं करी और किसी को गिरफ्तार कर लिया, जैसे पोटा वगैरह आया था। तो यह अपराध के लिए दंडित करने की नहीं अपितु अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। अगर हमने किसी को गिरफ्तार कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे दंडित करेंगे, हम अपराध करने से उसे रोकेंगे, ऐसा निवारक निरोध में कहा जाता है। ये सामान्य व संकट काल दोनों स्थिति में लागू हो सकती है। निवारक निरोध और सन 1950 में निवारक निरोध कानून ठीक है का निर्माण 3 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही है और पृथक पृथक नाम भी लिखे जाते रहे हैं। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत देखिए कौन कौन से कानून बनाए गए, मैं आपको बता दूं। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 बनाया गया, 1971 में आया गया था। निवारक निरोध में आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। निवारक निरोध का किसी को हम बिना दोषी माने नज़रबंद कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, ये निवारक निरोध है। तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम बनाया गया था 1971 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया था 1980 में। आतंककारी और विध्वंसकारी गतिविधि निवारक कानून 1985 में बनाया गया था। पर पोटा 2002 में बनाया गया था। पोटा भी 2002 में बनाया गया था, लेकिन अब ये कानून बंद हैं फिलहाल। अब ये कानून हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर रखे हैं कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को बिना दोषी माने हुए नज़रबंद नहीं कर सकते। अगर हम निवारक निरोध कानून के अधिनियम का मूल्यांकन करें तो निवारक निरोध व्यवस्था को कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस निवारक निरोध के अंतर्गत बता रहा हूँ, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बता रहा हूँ कि कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इन्हें अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियावादी संविधान की महान असफलता तथा निरंकुशता का पत्र माना गया, क्योंकि हम किसी को बिना दोष दिए ही गिरफ्तार कर लेंगे तो आप जानते हैं कि ये हमारी संविधान का उल्लंघन होगा और ये एक तरह से निरंकुशता होगी। ठीक है, निवारक निरोध के दुरुपयोग की संभावना सदैव बनी रहती है, तथापि इसकी उपयुक्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, उपयुक्तता भी जरूरी है, क्योंकि अगर आतंकवाद वगैरह हमारे देश में है तो हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं, तो ये उपयुक्तता भी है, लेकिन इसका दुरुपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी से असामान्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक तथा समाज विरोधी गतिविधियों पर किसी न किसी प्रकार का अंकुश अत्यंत आवश्यक है। ये भी ज़रूरी भी है ये, और इसका दुरुपयोग अगर ना किया जाए तो ये निवारक निरोध कानून ज़रूरी है। यानी निवारक निरोध मैंने आपको बता दिया कि अगर बिना दोष के नज़रबंद करना। ठीक है स्टूडेंट, आपकी समझ में आया होगा। अनुच्छेद 20 अपराधों के विषय से दोष सिद्धि, अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो आपके लिए आपातकाल में भी जरूरी है, और निवारक निरोध यानी बिना दोषी नज़रबंद कर लेना, गिरफ्तार कर लेना किसी को भी। ठीक है, आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा बेगार तथा अन्य बालाश्रम का निषेध किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है कि बेगार या अन्य बालाश्रम का निषेध किया गया है। प्राचीन भारत में जमींदार तथा सामंतवादी प्रथा के कारण असंख्य लोग इस प्रकार के शोषण के शिकार होते थे। पहले आप भी जानते हैं कि जो हमारे जमींदार थे वो कई तरह के कर लगा देते थे, शोषण करते थे हमारे किसानों का, मजदूरों का। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा बेगार तथा अन्य बालाश्रम का निषेध किया गया है। राज्य के हित में व्यक्ति को आवश्यक सेवा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर राज्य का हित है तो उसमें बेगार नहीं मानी जाएगी, उसमें अपना राज्य हित समझ के किसी भी नागरिक का उपयोग ले सकता है। तो बेगार और बालाश्रम का निषेध किया गया है किसी संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और अगर हम अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के कारखानों अथवा खतरनाक स्थलों को काम पर नहीं लगाया जा सकेगा। ये भी आप जानते हैं 14 के अंतर्गत किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से कम या 14 वर्ष तक किसी भी बच्चे को किसी दुकान पर या किसी कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, आगे हम बात करें
धार्मिक, चौथे की हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत, मैंने आपको यहीं पर सारा जोड़ दिया है 25 से 28 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म की आवाज़ रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने की धर्म के आवाज़ रूप में, आवाज़ नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, धर्म के आवाज़ रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी भी धर्म को हमें हमें ये पर्टिकुलर ये नहीं है कि हम हिंदू धर्म की हैं, हम मुस्लिम धर्म को भी अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमारा ये संविधान कहता है, और उसको हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। हम अपने धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो हमें उसके धार्मिक कार्य भी, जैसे हम देखिए जन्माष्टमी भी होती है, हमारे तरह तरह के त्यौहार होते हैं, हमारे दीपावली भी आती है हमारे हिंदू धर्म में, मुस्लिम में रोज़ा वगैरह होते हैं। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता राज्य प्रदान करता है। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता भी राज्य प्रदान करता है कि हम अपनी स्वतंत्रता से धार्मिक कार्यों का संचालन कर सकते हैं। ठीक है। 27वां विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की अदायगी के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 के अनुसार। देखिए, धार्मिक कार्यों के लिए दान तथा चंदा लेने व देने पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। इसमें ये है, मैं आपको डिटेल में समझा दूं, धार्मिक कार्यों के लिए दान तथा चंदा लेने व देने पर कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। यानी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की अदायगी के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है। अगर हम धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए अगर हम दान और चंदा ले रहे हैं, कोई भी संस्थाएं, एनजीओ हमें दान देती हैं धार्मिक कार्य के लिए, किसी भी धर्म के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए चाहे हिंदू धर्म की, कोई भी धार्मिक आयोग जो होता है, जैसे सिखों में जो भंडारा पद्धति होती है, जो गुरुद्वारों में जो भंडारा पद्धति होती है, उसके लिए दान और चंदा ले सकते हैं वो, उसके लिए सरकार कोई भी कर नहीं लगाएगी, ये इसमें बताया गया है, कोई भी कर नहीं लगा सकता। ठीक है। अगला है राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। ठीक है। इसमें बताया गया है कि राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक नहीं, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य अगर चाहे तो किसी एक धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी सर्वधर्म समभाव की हमारे यहाँ बात की गई है, यानी विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने की स्वतंत्रता है। इसमें बताया गया है कि विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों की, यानी राज्य में से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी किसी भी धर्म को, मतलब राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, कुल मिला के ये राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। संविधान के विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। शिक्षण संस्था चलाने का अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए, यानी धर्म की शिक्षा के लिए नहीं, जैसे मुस्लिम धर्म की शिक्षा के लिए, साहब तुम तो मुस्लिम धर्म अपनाओ, इसको मुस्लिम धर्म की शिक्षा लो, इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 28 में है कि किसी भी धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी भी धर्म संप्रदाय को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने की स्वतंत्रता होगी। तो ये आपका 25 से 28 है। आगे है 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 23। यानी इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं। अल्पसंख्यक यानी क्या, कौन कौन से आते हैं? मुस्लिम भी हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों व प्रत्येक वर्ग को अपने विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने की स्वतंत्रता है। विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने की स्वतंत्रता है अल्पसंख्यक वर्गों को। राज्यों द्वारा संचालित या वित्त पोषित संस्थाओं में प्रवेश के लिए जातिगत आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर इन अल्पसंख्यक वर्गों से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने की स्वतंत्रता है। अगला है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, अनुच्छेद 30। यानी जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं अपने
सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है और प्रशासन का भी अधिकार है। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को राज्य के अनुदान देते समय राज्य धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार संविधान के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। मतलब कोई भी राज्य धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसमें? अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं की। वो अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, राज्य इसमें कोई भी बाधा नहीं करेगा। वे अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन भी चला सकते हैं। राज्य उसमें बाधा नहीं करेगा। किसी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आगे छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान उपचारों का अधिकार 5 अधिकार हैं आपके। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेय, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। मैं आपको हल्की से डिटेल्स में थोड़ा सा इसको ये आपके अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। ये 5 तरह के अधिकार दिए गए हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इनको ये संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में आते हैं आपके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके टॉपिक है। इसमें देखो, मैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आपको बताऊं, संविधान में केवल मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं है, अभी तो संविधान में इनके परिवर्तन का भी प्रावधान है। यानी हम जो भी रिट वगैरह लगाते हैं ना, उसका संविधान के अनुच्छेद 32 के महत्व की व्याख्या करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे कोई यह पूछे कि संविधान का वह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद में को छोड़कर मैं किसी भी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं करूँगा। यानी इसको, इस अनुच्छेद को, यानी अनुच्छेद 32, ये अनुच्छेद 32 है। यानी संविधान उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 है। तो इसको आत्मा कहा है किसने? अम्बेडकर ने, ठीक है। ये संविधान का हृदय व आत्मा बोला है अम्बेडकर ने। किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार यदि हनन होता है, ठीक है, इनके अंतर्गत जो भी 5 ही अधिकार हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, लेख, ठीक है, ये इनको किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का किसी प्रकार का यदि हनन होता है तो उसे न्यायालय की शरण लेने का अधिकार है। वह न्यायालय में जा सकता है। विधायिका द्वारा निर्मित कानून तथा कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित गतिविधियों को मूल अधिकारों के विरुद्ध है, उन्हें न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। जो भी मूल अधिकारों के विरुद्ध है उसे न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी हमारे को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है जो भी हमारे संविधान के विरुद्ध है, ठीक है। और उसमें यही 5 तरह के हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को हम ज़बरदस्ती बंदी नहीं बना सकते। परमादेश के अंतर्गत हम बात करें तो जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को आदेश दे सकता है कि ये काम हमारे यहाँ हो रहा है, आप इस काम को मत करिए। प्रतिषेध के अंतर्गत भी ऐसा ही आता है। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है कि कोई भी अगर काम अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि यह काम सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आप हाई कोर्ट इसमें कार्रवाई ना कीजिए। तो ये सारे इसमें 5 है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, लेख। आप अगर कमेंट्स करोगे स्टूडेंट तो मैं इनको, ये जो 5 है ना, इनको मैं अलग से भी आपको बता दूंगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं और एक अधिकतर किताबों में इनकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये मेरे को पता है। अगर आप कमेंट्स करोगे, आपके पेपर में तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, आपको ये नहीं आएगा कि परमादेश समझाइए, प्रतिषेध समझाइए, अधिकार परीक्षा समझाइए, आपको यही इतना ही आएगा, आप इतना ही लिख सकोगे पेपर में। लेकिन अगर आपको इनकी डिटेल भी जाननी है तो मुझे कमेंट्स करिएगा आप, मैं इन 5 को आपको डिटेल से भी बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। आज BA फर्स्ट ईयर की क्लास थी जो मैंने आपको मूल अधिकार समझाने की पूरी कोशिश की है। हल्की सी कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन आपको मूल अधिकार मैंने पूर्ण रूप से समझाए हैं।
मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में भी आए होंगे। मैंने बड़ी मेहनत की है, 3 किताबों से इनको लिया है मैंने और समझाने की कोशिश भी की है। तो मूल अधिकार आपके सब इसमें आ गए हैं। अगर आप इसको रटना चाहें तो आप रट भी सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ही मान्य होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए विराम। थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।